हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। लास्ट लेक्चर में हमारा सरफेस इंटीग्रल कंप्लीट हो गया था। अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल देखते हैं कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या उसका डेफिनेशन है, फिर उसके बाद देखेंगे हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल देखिए, लेट मैं मान लेता हूँ v कोई भी वॉल्यूम है किसी भी सरफेस से बाउंडेड। लेट v बी द वॉल्यूम बाउंडेड by the surface S। आपके पास कोई सरफेस S है, उससे बाउंडेड V आपका वॉल्यूम है। देन ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V phi dV, this thing is denote the volume of the integral, volume integral of phi over the volume V, over the volume V. This quantity denote the volume integral, ठीक है, of phi। यहाँ पे आपका ये phi फंक्शन है, ये फंक्शन आपका स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ phi ओवर द वॉल्यूम V, V आपका वॉल्यूम V है विच इज़ बाउंडेड बाय द सरफेस S। जो अपन ये dV लिया है ना, इस dV की वैल्यू होती है dx dy dz, और कई बार ये भी लिख सकते हैं dz dy dx। डजेंट मैटर, आपका किसी भी ऑर्डर में लिखो, ये आप कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, dV की वैल्यू ये रहती है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ द वॉल्यूम V बाउंडेड बाय द सरफेस S। इसका मतलब क्या है, आपको लोगों को सिलेंडर पता है ना, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर एक पाइप टाइप का होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाता हूँ, है ना, ये अपन इसको पेज को गोल गोल रोल कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये आपका क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। ये क्या बन गया है, सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर के अंदर तीन सरफेस हैं, एक तो ये कराउड सरफेस, एक ही आपका सर्कुलर सरफेस, एक ये दूसरा सर्कुलर सरफेस। दो सर्कुलर सरफेस हैं, एक क्राउड सरफेस है, और तीनों सरफेस को मैं ऐड कर दूं, उसका नाम नया सरफेस दे दूं S, तो ये आपका एक सरफेस बन जाएगा। ठीक है, और इससे बाउंडेड जो वॉल्यूम रहेगा, जो इसके अंदर जो वॉल्यूम कंटेन है, रीजन कंटेन है, ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम रहेगा बाउंडेड बाय दिस सरफेस। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने। जैसे आप लोगों को पता है क्यूब है, क्यूब का भी क्या है आपका है, क्यूब का भी कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, अपने को पता है। जो भी रहता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे मैं बनाऊँ एक फर्स्ट ऑक्टेंट में मैं क्या बना दूँ, एक क्यूब बना दूँ। फर्स्ट ऑक्टेंट में क्यूब कैसे बनेगा आपका, देखिए आप हम लोग क्या करें, अपन है अपने पास एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, और एक जेड एक्सिस ले लेते हैं। एक साइड को अपन एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं क्यूब की, एक को वाई एक्सिस के अलोंग, और एक को जेड एक्सिस के अलोंग। देखिए ये रहा, ये आपका क्यूब बना लिया सबसे पहले। तो ये अपन एक्स एक्सिस ले लिया, ये आपका वाई एक्सिस ले लिया, सॉरी ये वाई आपका, और ये आप क्या ले लेते हैं, जेड एक्सिस। तो ये आपका क्या बन गया, क्यूब बन गया। ज्योमेट्रिकली आप देखोगे तो कैसे बना है ये क्यूब। देखिए हम लोगों को पता है जब हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं तो हम ऑक्टेंट की बात होती है। जब आप 2 डायमेंशन की बात करते हो तो वहाँ पे आपकी क्वाड्रेंट की बात होती है। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, ऑक्टेंट कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक ऑक्टेंट ये, दूसरा ऑक्टेंट, तीसरा, चौथा, ये नीचे 5वां, छठा, 7वां और 8वां। ठीक है, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है
ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है और ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। तो मैं यहाँ पे क्यूब कैसे बनाया, मतलब क्यूब का मतलब क्या है, आपकी 6 दीवारी खड़ी कर देता हूँ मैं। एक तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लगा दी, ठीक है, एक यहाँ पे लगा दी 2, एक यहाँ पे लगा दी 3, एक यहाँ पे लगा दी 4, ठीक है, एक ऊपर लगा दी 5 और एक यहाँ पे क्या लगा दी 6। तो यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया कि क्यूब बन गया। इन 6 दीवारों से जो सरफेस है, इससे जो बाउंडेड रीजन रहेगा उसका हमने क्या नाम दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, उसका नाम क्या दे दिया, वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप स्केलर फंक्शन भी हो सकता है, ये वेक्टर फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि आपका जो वॉल्यूम इंटीग्रल है किसके इक्वल हो गया, मान कर चलो आप इंटीग्रल ओवर फाई, सॉरी ओवर वी फाई, आप यहाँ पे डी एक्स डी वाई और डी जेड लिख रहे हैं सपोज करो, और या फिर आप मैंने बताया ना वी की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी फाई डी जेड डी एक्स डी वाई और डी एक्स ऐसा लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अपन सबसे पहले अंदर की तरफ कौन है, आपका एक्स है, तो सबसे पहला इंटीग्रल पे किसकी लिमिट आएगी, लिमिट ऑफ एक्स, फिर उसके बाद y, तो यहाँ पे क्या आएगी, लिमिट ऑफ y, ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन है, z, तो लिमिट ऑफ z। सिमिलरली जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लिमिट ऑफ z, लिमिट ऑफ y और लिमिट ऑफ x। वैसे ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, आप आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, वो बाद में बताएंगे हम क्यों इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर लगता है अगर ज़्यादा अपने को चेंज करना है। अगर लिमिट आपकी क्या हो, कांस्टेंट लिमिट हो एक्स वाई जेड की, तो ऑर्डर चेंज करने को में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में, या फिर पहले सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में करो, वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आपकी क्या हो, ये लिमिट एक्स वाई जेड की क्या हो, कांस्टेंट हो, इंटीग्रल की लिमिट क्या हो, कांस्टेंट हो। बट आपकी वेरिएबल है तो उस केस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, आपको चेंज ऑफ ऑर्डर लगाना पड़ता है, ठीक है। बट इसके लिए अपने को क्या करना है कि वो चीज़ अपने को करना ही नहीं है, अपने को ये टेक्निक याद रखनी है। सबसे पहले हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, ठीक है। जब हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो y और z x आपका किसका काम करेगा, y और x आपका किसका काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा जब हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे। सिमिलरली जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे, z और x आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और सिमिलरली जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे, z और y आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा, x वेरिएबल रहेगा। और इंटीग्रेशन करने का टेक्निक वही है जो आप 12th क्लास में सीख चुके हो, x की पावर n है, साइन x है, cos x है, जो भी आपके फॉर्मूले हैं वहीं से कोई ना कोई फार्मूला यूज होएगा, और कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला यूज नहीं होएगा, बहुत सिंपल सिंपल फार्मूले यूज होंगे जो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। देखिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, हम करते हैं। लेट अपने पास एक f फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लेट आपके पास f है, f की वैल्यू है 2x² माइनस 32i माइनस 2xyj एंड माइनस 4xk। देन फाइंड द value of triple integral over the v divergence of f dv, ठीक है, divergence of f dv where v आपको पास given है, where v is with the region बोलो या फिर वॉल्यूम बोलो, एक ही बात है, रीजन
बाउंडेड by the coordinate planes and the plane 2x plus 2y plus z equal to 4. ठीक है, V आपका वॉल्यूम है बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द फोर्थ प्लेन इज गिवन बाय 2x plus 2y plus z equal to 0. कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब होता है आपका x एक्सिस प्लेन, y एक्सिस प्लेन, z एक्सिस x y प्लेन, y z प्लेन और z x प्लेन. ठीक है, आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन 3 प्लेन होते हैं. एक्स वाई प्लेन का मतलब आपका क्या है, z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन. वाई जेड प्लेन का मतलब है x इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन. ठीक है, और z x प्लेन का मतलब है आपका जेड एक्स वाई इक्वल टू 0. जो आपका कोऑर्डिनेट बच गया ना, जो आपका वेरिएबल बच गया, उसको आप 0 पुट कर दो. जैसे एक्स वाई में बात करो तो z बच गया, तो z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन. ठीक है, जब आप वाई जेड की बात कर रहे हो, वाई जेड, तो x इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन. जब आप जेड एक्स की बात कर रहे हो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वाला प्लेन. जैसे यहाँ पे हम बात भी करते हैं बार बार में, आपका कौन सा प्लेन एक्स वाई प्लेन होता है, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन. तो देखिए आप अगेन एक बार और उसके बारे में बात कर लेते हैं, आपकी ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा. तो आप अगेन ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो आप देखोगे ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई और जेड. तो अब देखोगे यहाँ पे, मैं देखना यहाँ पे मूव कर रहा हूँ इस लाइन पे, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, आगे और पीछे. मैं इधर नहीं जा रहा, मैं उधर नहीं जा रहा. क्लियर है? तो मैं सिर्फ इस लाइन पर ऊपर जा सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ, पीछे जा सकता हूँ. तो इसके अंदर क्या रहेगा, हमेशा ही क्या देखोगे आप x पे ना तो इधर जा रहे, ना इधर जा रहे, ना आगे की तरफ जा रहे तो x कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा, पीछे की तरफ नहीं जा रहा तो नेगेटिव नहीं जा रहा. तो मतलब x आपका यहाँ पे क्या रह रहा, हमेशा ही 0 रह रहा. तो x 0 रह रहा है, तो आपका ये कौन सा प्लेन हो गया, आपका y z प्लेन. सिमिलरली जब मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, आप ऊपर की तरफ जाओ z मूव करेगा, नीचे की तरफ जाओ तो z जाएगा, आग पीछे इधर की तरफ जाके x नेगेटिव आ रहा है, y नेगेटिव. आप यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम सकते हो. इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सब का कलेक्शन आपका जो प्लेन बन रहा है. आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ना तो मैं इधर जा रहा, न ही इधर आ रहा. तो आप देख रहोगे यहाँ पे y क्या है, 0 है. y 0 तो कौन सा प्लेन है, ये आपका जेड एक्स प्लेन है. कौन सा प्लेन है, जेड एक्स. ये जेड एक्स, ये वाई जेड प्लेन. ठीक है, नेक्स्ट जब अब मैं बात करूँ ये नीचे वाला प्लेन, देखो ये वाला प्लेन. ठीक है, ये वाला प्लेन, इसको हटा दो, ये वाला प्लेन. ठीक है, तो ना तो मैं ऊपर जा रहा, ना ही नीचे जा रहा. तो इस प्लेन के अंदर इधर जा रहा हूँ, ठीक है, वाई पे मूव कर रहा हूँ या एक्स पे मूव कर रहा हूँ. तो जेड आपका कितना रह रहा है, 0 रह रहा है. तो आपके ये 3 प्लेन है. ठीक है, इन तीनों प्लेन से बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, इस प्लेन से बाउंडेड रीजन, इस प्लेन से बाउंडेड रीजन, इस प्लेन से बाउंडेड रीजन. तो यहाँ पे आया भाई ये रीजन तो बाउंडेड है ना फिलहाल. तो अब ये बाउंडेड नहीं है, ये ओपन है. बाउंड कौन करेगा, ये वाला प्लेन करेगा. इसलिए पूरे चारों प्लेन, चारों मिला के 2x plus 2y plus z इक्वल टू 4 प्लस जेड इक्वल टू 4. तो ये वाला कौन सा प्लेन है भाई, जब आप देखना है यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 पुट कर दो भाई, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4. x और y कहाँ पे 0 होते हैं भाई, z एक्सिस पे. तो ये पॉइंट मान लिया मैंने कौन सा है, 0,0,4 z एक्सिस पे. यहाँ पे ये पॉइंट मान लिया. तो इसका मतलब ये प्लेन है ना, यहाँ से क्या कर रहा है, पास कर रहा है इस पॉइंट से. सिमिलरली अपन ने क्या कर दिया, z 0 पुट कर दिया और y 0 पुट कर दिया. z 0 पुट कर दिया और y 0 पुट कर दिया, तो क्या बच गया, x की वैल्यू. यहाँ पे दोनों 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी बच गई, 2 बच गई. तो ये पॉइंट ये कहाँ से और पास करेगा, 2,0,0. तो इसका मतलब क्या है, 2,0,0 कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे. यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, मान के चलो ये x एक्सिस है, 2,0,0. सिमिलरली अपन x 0 पुट कर दिया, z 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अगेन. तो
तो यहाँ पे भी कहाँ से पास करेगा, 0,2,0 से। तो मतलब वो एक तो ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक ये पॉइंट, तो वो प्लेन जो है ना इन तीनों पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। मतलब वो प्लेन इस टाइप का होगा जो मेरा ये हाथ बना हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन बन रहा है। ये तीन प्लेन तो आप देख रहे होगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन है, यो प्लेन और ये आपका ये हाथ वाला कौन सा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, जो इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो आप देखोगे इस प्लेन से बाउंडेड इस प्लेन और नीचे वाला इस प्लेन से बाउंडेड यहाँ पे एक रीजन बनेगा। तो ये आपका क्या है, वॉल्यूम वी है। तो आप देखोगे इस वॉल्यूम वी के अंदर बात करोगे तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है वॉल्यूम वी बेटा, ये वॉल्यूम वी जो है ना आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है ना। यहाँ पे ये क्या फर्स्ट ऑक्टेंट है, और हमें पता है फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है और जेड भी पॉजिटिव होता है। अगर मैं देखो यहाँ पे सेकंड ऑक्टेंट में बात करूँ ना, वाई आपका पॉजिटिव है, जेड आपका पॉजिटिव है, पर एक्स आपका क्या है, नेगेटिव है। पर ये आपका क्योंकि वो जो रीजन है आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो एक्स भी 0 से स्टार्ट होगा, वाई भी 0 से स्टार्ट होगा, जेड भी 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम अब इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को जो इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, इसका डाइवर्जेंस निकालना। तो डाइवर्जेंस तो हमको पता ही है क्या है, डाइवर्जेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2x² - 32 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव y, i का कंपोनेंट -2xy प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, इसका कंपोनेंट k का कंपोनेंट -4x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, इसकी वैल्यू आ गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो इसका क्या आएगा 4x, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x तो क्या रहेगा कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा -2x। अब जब आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और y तो कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो सो दिस विल बी इक्वल टू 2x। ठीक है, तो अपने को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v डाइवर्जेंस ऑफ f, ठीक है, इंटू dv। ठीक है, तो अपना हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हम डाइवर्जेंस ऑफ f की 2x। आप यहाँ पे ऑर्डर ले लेते हैं dz dy dx। मैंने बताया था अगर यहाँ पे dz है तो यहाँ पे लिमिट किसकी आएगी, लिमिट ऑफ z, यहाँ पे किसकी आएगी, लिमिट ऑफ y, और यहाँ पे किसकी आएगी, लिमिट ऑफ x। ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कंसीडर करते हो। ठीक है, तो आप ऐसे इसको अब पेपर में आपको ये नहीं लिखना लिमिट ऑफ दिस, पर ये तो समझने के लिए हमारे लिए हम ऐसा क्योंकि जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग। अब लिमिट कहाँ से निकाल लेंगे, लिमिट के लिए आपको इसने ये वैल्यू गिवन है किसका, प्लेन का इक्वेशन गिवन है। प्लेन का इक्वेशन क्या है, ये रहा 2x + 2y + z = 4 है। ठीक है, आपको z की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले किसकी लिमिट निकालनी है, z की, देख रहे हो आप। ठीक है, z की लिमिट निकालनी है सबसे पहले यहाँ पे dz के रिस्पेक्ट में। ठीक है, z की लिमिट निकालनी है तो पहले आप क्या करो, z को इधर रखो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ। z क्या आ गया, z की वैल्यू 4 - 2x - 2y। तो बोल सकते हो z आपने पता है ये जो आपका रीजन है कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। अभी डायग्राम इसका देखा तो z की वैल्यू 0 से स्टार्ट होएगी और कहाँ तक जाएगी, 4 - 2x - 2y तक। ठीक है, ये लिमिट निकालने का तरीका है, हम लोग ये सरफेस इंटीग्रल में भी कर चुके हैं पहले। अब अपनी z की वैल्यू निकल चुकी है तो बाकी किसकी बच गई, x और y की। z की वैल्यू निकल चुकी है तो इस इक्वेशन में z की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या बच गया, 2x + 2y = 4। ठीक है, तो यह बोल सकते हो x + y = कितना आ गया, 2।
ठीक है। तो अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, दूसरे नंबर पे y की वैल्यू निकालूंगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 माइनस एक्स। तो अपने को पता y अगेन फर्स्ट ऑक्टेंट में कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक है 2 माइनस एक्स तक। क्लियर है। अब अपने पास x की भी वैल्यू सॉरी y की वैल्यू निकल गई और z की भी निकल गई। अब किसकी निकालनी बच गई आपको, x के। जैसे जिस वेरिएबल की आपकी वैल्यू निकल गई है, लिमिट निकल गई है, उनको 0 पुट कर दो इक्वेशन में। y की निकल चुकी है, y 0 रख दो, z की निकल चुकी है, z 0 रख दो, तो क्या बच गया 2x = 4। तो यहाँ से देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x कहाँ से स्टार्ट होएगा, 0 से स्टार्ट होएगा, 2 तक जाएगा। तो अपने पास देखो भाई z की भी लिमिट आ गई है, y की भी लिमिट आ गई है और x की भी लिमिट आ गई है। तो सिर्फ एंड सिर्फ अपना काम रह गया इस इंटीग्रल में इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। देखो लिमिट z की लिख रहा हूँ मैं पहले, 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y इंटू अंदर 2y 2x dz dy dx है। ठीक है। तो अपने को पहले z की लिमिट लिख दी, फिर y की लिमिट कहाँ है 0 से लेकर 2 माइनस एक्स तक। ठीक है। x की लिमिट कहाँ है 0 से 2 तक। क्लियर है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z के छोड़ के सारे बाकी वेरिएबल किसका काम करेंगे, कांस्टेंट का काम करेंगे। तो आप देखो z के रिस्पेक्ट में काम इंटीग्रेशन करो तो 2x आपका क्या कांस्टेंट है, 2x कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन इसको k समझ ला। तो k का इंटीग्रेशन क्या होता है, k इंटू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो z के रिस्पेक्ट में करो तो k इंटू क्या हो जाएगा z। तो आप बोलोगे इसका इंटीग्रेशन आएगा 0 to 2 माइनस एक्स 2x इंटू जेड, और लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से लेकर 4 माइनस 2x माइनस 2y इंटू dy dx। ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा, ये 0 to 2 बच जाएगा, 0 to 2 माइनस एक्स 2x इंटू क्या बच गया 4 माइनस 2x माइनस 2y इंटू dy dx। क्लियर है। अब अपने को करना नेक्स्ट किसके रिस्पेक्ट में करना, थोड़ा सा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो सो दैट आगे कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। कैलकुलेशन और कुछ नहीं बचा, 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4xy इंटू dy dx। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये किसका काम करेगा, कांस्टेंट का 4x, तो 8x ये भी कांस्टेंट, बाकी सारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 to 2 8x इंटू y की लिमिट 0 to 2x माइनस 4x स्क्वायर कांस्टेंट का काम करेगा, y कहाँ से कहाँ 0 से लेकर 2 माइनस एक्स माइनस 4x का काम करेगा, y का क्या रहेगा y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 to 2 माइनस एक्स इंटू होल का आपका क्या रह जाएगा dx। ठीक है। देखो ये 4x कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, करना चाहो तो ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, y 0 पुट करो तो लोअर लिमिट 0, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, एक सिंपल सा पोलिनोमियल बनेगा। इसका इंटीग्रेशन अपने पता है 0 to 2, आप बाद में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बहुत ईजी कैलकुलेशन आगे आप देखोगे तो मैं कर भी देता हूँ, अदरवाइज आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप मैं कर देता हूँ इसको। देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया 0 to 2 8x इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स, लिमिट पुट करो अपर माइनस लोअर, माइनस 2x इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू होल का dx। ठीक है। इसको खोल लो बेटा और इंटीग्रेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, खोलते चले जाओ और इंटीग्रेट कर दो, इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो। ठीक है। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो आपको वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।